बहुत सारी कोलेजन्स हुई, प्रोडक्ट किससे मिला? जो कोलेजन्स इफेक्टिव होंगी, ठीक है, इफेक्टिव कोलेजन विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, will produce the product. Now which collagens are effective actually? Okay, see, ओके जो इफेक्टिव कोलेजन है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगी बेटे। अब इफेक्टिव कोलेजन कौन सी होंगी? जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिनकी इनको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो इफेक्टिव कोलेजन वो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे जिनके पास मिनिमम अमाउंट of energy is there, which is called threshold energy. ओके बेटे, जिनके पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है वही मॉलिक्यूल कोलाइड होके हमें प्रोडक्ट देंगे। और बाकी क्या रह जाएंगी? यस्टरडे वी हैव डन, एक तो इफेक्टिव होंगी, दूसरी क्या होती है? इनइफेक्टिव या इलास्टिक, जो टकरा के वापस चले जाएंगी क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल चाहे पेट्रोल को भी आग लगनी है बेटे, उनको एनर्जी कम चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम चाहिए कोलाइड करने के लिए पेट्रोल के प्रोडक्ट्स को, मगर फिर भी रूम टेम्परेचर पे वो कोलाइड नहीं कर सकते जब तक आप थोड़ी सी आग ना लगाओ, ठीक है। तो आपको बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए, हालांकि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मगर रूम टेम्परेचर पे ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है सबके पास नहीं होती, तो वी हैव टू सप्लाई सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक। सो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पेट्रोल को आग लगाने के लिए माचिस की तिल्ली है, उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत कम, उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक। उसकी कोलेजन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, मगर आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आपकी जो कोलेजन्स हैं वो इफेक्टिव हो जाएं जल्दी। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो अगर हमने बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की, बाहर से जो एक्टिवेशन एनर्जी आपने प्रोवाइड की वो एक तो किस में चेंज होगी? थ्रेशोल्ड में, और जो बाकी बच जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि हम अगर याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहते थे कि हम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए एच म्यू नॉट, और हम अगर एच म्यू प्रोवाइड कर देते थे तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाती थी। इन द सेम वे हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में, इसके कारण वो जो है हिलते हैं मॉलिक्यूल्स और जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द कोलेजन थ्योरी, ठीक है बेटे। अब एनर्जी बैरियर होते हैं, मैंने कल भी आपको डायग्राम हल्की सी बना के दिखाई थी। अब डिपेंडिंग आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, थोड़ी सी ग्राफ में वेरिएशन आते हैं। वो कैसे? अगर इट इज एक्सोथर्मिक, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मीन्स हीट निकल रही है, जब किसी से हीट निकलती है वो स्टेबल बनता है, रिमेंबर, ठीक है। जब एनर्जी कम होती है ना किसी में से तो वो चीज़ स्टेबल होती है। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे उसकी प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, एनर्जी निकल गई, एनर्जी निकल गई। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो ये एनर्जी बैरियर है जिसे क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड, ये एनर्जी बैरियर को क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके।
और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी और ये फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ठीक है बेटे। अब अगर यही रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक हो, अगेन एंडोथर्मिक में तो आप एनर्जी देते हो, एंडोथर्मिक में एनर्जी देते हो। अब एनर्जी किस में स्टोर हो जाती है? जाके प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो इसका जो ग्राफ है वो रेक्टेंट से ऊपर आता है, ऊपर आता है। दिस इज रेक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। क्योंकि जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में स्टोर हो जाएगी? इन एंडोथर्मिक, वो प्रोडक्ट में जाके स्टोर हो जाएगी। और जिसमें अगर स्टोर हो जाएगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट से, रेक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगी? इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड करोगे दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड and this is the activation energy for the backward. Okay, and this is the energy difference between change in energy, reactant से प्रोडक्ट बनने में जो चेंज इन एनर्जी हो। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, मीन्स हमने ये देखा कि चाहे वो एक्सोथर्मी है, जैसे कि पेट्रोल को आग लगना, ठीक है, चाहे वो एक्सोथर्मी है, मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, आपको माचिस की तिल्ली लगानी पड़ेगी। ये नहीं रिएक्शन अपने आप हो जाए। नहीं तो अगर ऐसा कुछ ना हो कि रिएक्शन सारी ही अपने आप हो जाएं, सबके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, तो वर्ल्ड में ब्लास्ट हो जाए, तो ये बैरियर होने ज़रूरी हैं। कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए हमें बाहर से कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अपने आप ही सारी रिएक्शंस होने लग गई फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, ओके, अगर हमें एनर्जी कम चाहिए होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी ऑब्वियसली। अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। ओके, ये आपको बताइए। ठीक है, ओके बेटे, जितनी ज़्यादा आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में एनर्जी ज़्यादा होगी, इट विल गिव यू अ प्रोडक्ट इजीली। ठीक, अब यहाँ पे जाके जब ए और बी, मान लो ये दो रिएक्टेंट है, यहाँ पे जाके कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जहाँ पे ओल्ड बॉन्ड आपके टूटते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जाके जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। और जब पूरी की पूरी तरह नए बॉन्ड बन जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है बेटे? प्रोडक्ट। ठीक है, मान लो ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, दोनों को आप रिएक्ट कर रहे हो तो ये पुराने, दीज आर ओल्ड बॉन्ड्स। अब जब पुराने टूटेंगे तभी तो नए रिश्ते बनेंगे। तो ए से ये वाला ए बी के साथ कंबाइन होके कोशिश कर रहा है और ये वाला भी ए इस बी के साथ कंबाइन, और यहाँ से ए का बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ से बी का बॉन्ड टूट रहा है। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज बेटे एक्टिवेटेड या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जितना जल्दी बने और जितने जल्दी पुराने बॉन्ड टूटें और नए बॉन्ड बने, उतनी जल्दी हमारी रिएक्शन हो जाती है, उतनी जल्दी हमारी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बेटे, अब हमने ये देखा कि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर कोई रिएक्शन करवानी है। अगर वो एनर्जी होगी, अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी देखो तब भी वही, अगर एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, तो एनर्जी होगी तभी रिएक्शन होगी, मगर अकेला यही फैक्टर नहीं होगा। अगर एनर्जी है मगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराए ही नहीं, ठीक है, जैसे लॉक एंड की, आप पूरी जोर लगा के लॉक में की डाली जा रहे हो, एनर्जी पूरी आप में, पर की आप उल्टी डाल रहे हो तो वो की लॉक के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी फैक्टर, एक एनर्जी फैक्टर तो है ही है,
दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। कोई भी रिएक्शन होने के लिए द मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेड, कि वो प्रोडक्ट दे सके। ये नहीं कि जैसे मर्जी टकराएंगे और आपकी कलाइयन हो जाएगी। तो नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट बिल्कुल, अगर लॉक में की घुसानी है तो की बिल्कुल सीधी डालनी पड़ेगी, जितनी मर्जी एनर्जी लगा रहे हो। और अगर आप लॉक में की नहीं घुसा रहे तो वो लॉक खुलेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जनरली वी यूज टू टेक दिस एग्जांपल, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कोलाइड करवाना है और मेरे पास N2O4 बनना चाहिए, तो आई द कोलाइयन विल बी इफेक्टिव अगर ये जो N और N एक दूसरे को फेस करें। अगर इस N को फेस करेगा ये ऑक्सीजन इसका, और इसका N यहाँ चला जाए, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है बेटे। ये टकराएंगे तभी नया बॉन्ड बन पाएंगे। तो दिस इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि हमने अगर नया बॉन्ड आना है। ओके बेटे, लो कि Z जो है टोटल नंबर ऑफ क्लेयंस है, Z जो है टोटल नंबर ऑफ क्लेयन है। कोई भी गैस मान लो A और B में टोटल नंबर ऑफ कोलाइड कर रही है Z, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? टोटल नंबर ऑफ क्लेयन कितनी कोलाइड कर रहे हैं पर सेकेंड में, वो क्या है Z। इसे कहा जाता है क्लेयन फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन होती, कहते हैं ना ऐसे। अब एक सेकेंड में कितनी क्लेयन होती है, दैट इज कॉल्ड क्लेयन फ्रीक्वेंसी, ठीक। एंड ई हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब एनर्जी चाहिए, अगर इफेक्टिव क्लेयन करनी है हमने तो एनर्जी चाहिए। अब ये जो कोलाइड कर रही है, इसमें से सारी तो नहीं जो क्लेयन है इफेक्टिव होगी, कुछ ही इफेक्टिव होंगी, कुछ ही इफेक्टिव होंगी। उनको मान लिया F इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जिनकी क्लेयन क्या है बेटे इफेक्टिव, दे आर कोलाइडिंग इफेक्टिवली, जो अंडरगो कर रहे हैं इफेक्टिव क्लेयन। ओके, तो अगर अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लें, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या कहते हैं, dx/dt, ठीक है। Z जितनी क्लेयन हो रही है मल्टीप्लाई बाय जितनी फ्रैक्शन ऑफ क्लेयन इफेक्टिव है। इट इज गिवन दिस एज ए मैथमेटिकली। अब ये फ्रैक्शन ऑफ क्लेयन को रिप्रेजेंट करने के लिए काइनेटिक थ्योरी ने हमें एक और रिलेशनशिप दी। द रिलेशनशिप इज F इज इक्वल टू EA/RT. T is a temperature, R is a gas constant, and EA is a activation energy. तो now K ठीक is equal to ZAB into EA/RT. Getting my point? तो हमारे पास ये चीज आ जाती है जब हम इसको इन द मैथमेटिकली वे में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक तो उनमें थ्रस्टोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर में नहीं है, तो हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो थ्रस्टोल्ड एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है उसकी बाकी जो बचती है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद हमने कहा कि जितना मर्जी जोर लगाते रहो, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तब भी क्लेयन इफेक्टिव नहीं होंगी। तो दूसरा जो फैक्टर है इफेक्टिव क्लेयन करने का, वो क्या होता है, ओरिएंटेशन फैक्टर होता है।
अब नेक्स्ट इज बेटे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि अगर आप 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हो, इफ यू विल राइज 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर विल कॉज 2 to 3 टाइम रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है अगर आप 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं। तो देयर इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज बेसिकली फॉर द एंडोथर्मिक बेटे। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर 2 to 3 टाइम रिएक्शन को बढ़ा देती है, ठीक, इन डबल और इवन ट्रिपल्स। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखने के लिए we used to write temperature coefficient is equal to rate constant plus 10 डिग्री अगर राइज करो तो रेट कांस्टेंट एट t, that is अगर k plus 10 upon k is now। अभी तक जितना आपने बेटे इसमें किया है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है अगर आप 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हो तो कितना रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो 2 to 3 टाइम्स फर्क पड़ता है, डबल और इवन ट्रिपल्स। ओके, इसी को ही अगर हमने इक्वेशन की टर्म्स में देना हो तो वी हैव आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस ने हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस सिखाई और दिस इक्वेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इससे आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं बेटे, इफ इट विल बी इन द सिलेबस। तो आर्हेनियस ने ये कहा k इज इक्वल टू ए अपॉन आर टी। अभी पीछे भी हमने किया है दिस थिंग, ठीक। नाउ k तो आपको पता है रेट कांस्टेंट है, ए भी एक कांस्टेंट है जिसे हम आर्हेनियस कांस्टेंट बोलेंगे। दिस इज आर्हेनियस कांस्टेंट एट T इज अ टेम्परेचर, ठीक है। और E A वी नो इट इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड R यू नो इट इज अ गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो इसने एक रिलेशनशिप बोली इन टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है। T एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू आपको गिवन होती है, जैसे कि इट मे बी 90 डिग्री कुछ भी दिया हो, 297। अब एग्जाम में ध्यान देखना, अगर T1 टेम्परेचर मान लो 290 दिया है और T2 टेम्परेचर 300 दिया है, ठीक है, 300 दिया है, तो आपकी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी के की वैल्यू, क्योंकि हमने अभी कहा है कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो आंसर आपका लगभग 2 आता है। तो आपने इक्वेशंस में आपके आधे ऐसे ही निकल जाते हैं न्यूमेरिकल, अगर ध्यान से इस कंसेप्ट को डालोगे तो आपको जो T1 और T2 आगे हम करेंगे, 2 टेम्परेचर गिवन होंगे, तो वो टेम्परेचर ज़्यादातर 10 डिग्री के डिफरेंस पे गिवन होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे न्यूमेरिकल्स अपने, दे आर एट 10 डिग्री, क्योंकि वी हैव स्टडीड एट 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर increases the rate of the reaction, तो 2 temperature will be given to you, okay, 2 temperature is given to you। और इस बेसिक इस क्वांटिटी को हम बोल्ट्जमैन फैक्टर, जो हमें बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इक्वल एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, हमने पीछे भी किया है, या उनसे ज़्यादा है। दिस इज, ये पूरा जो मैंने स्क्वायर में लिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर, जो हमें बताता है कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, ठीक है बेटे। अब ये चीज़ आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, इट विल बी यूज इन द न्यूमेरिकल।
How it will be used in a numerical? You will take log of this equation. You will take log of this equation. Let us take log of this equation now. तो if I will take first natural log, तो ln k, ठीक बेटे, ln k this ln a माइनस ये जो इतनी चीज है, अब ये क्या हो जाएगी, ई ए ओवर आर टी, क्योंकि आगे आ जाएगी, और ई रेस टू द पावर है, दिस इज ई ए ओवर आर टी. इफ यू विल कन्वर्ट इनटू द नेचुरल लॉग, तो इट विल बी log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी. ठीक बेटे, इट इज log k ओवर log इज इक्वल टू log a माइनस ई ए ओवर आर टी. अब अगर मैं मान लूँ टेम्परेचर T1 पे लेती हूँ, नाउ आई विल टेक टेम्परेचर T1, तब मेरी क्या आएगा, मेरे पास K1. मान लो मैं दो टेम्परेचर पे डिफरेंट डायरेक्शन लेती हूँ, क्योंकि मैंने 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर देखना है. तो आई विल टेक फर्स्ट टेम्परेचर T1. तो मेरा जो K है, इसको K1 बोलूँगी इस कंडीशन में. If I will take temperature T2, now I will get rate constant K2, isn't it? अब दोनों की इक्वेशन लिखो. We'll write equation for the both. ठीक है, so it will be log K1 log A minus EA 2.3, it is visible, 3.303. ठीक है, RT 1. Now log K2 is equal to log A minus EA over 2.303 RT T2. Okay, अब I am subtracting this equation from this equation. What I will be getting? I will be getting log K2 minus log K1 is equal to this term minus this term. तो ये तो बिल्कुल सेम है. This will be cancel out. This will be बेटे cancelled out. And now remaining will be minus EA upon 2.303 RT2 minus EA over 2.303 RT1. ओके, नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है. T2 और T1 कॉमन नहीं है, T2 और T1 कॉमन नहीं है. तो अगर हम माइनस माइनस ये प्लस होता है, इसको आगे ले आए, ये T1 को हम आगे ले आ रहे हैं, तो वी विल गेट log K2 over K1. I can write like this only, taking EA upon 2.303 R. This is common. 1 upon T1, ये माइनस माइनस प्लस, इसको आगे ले आए, माइनस 1 अपॉन T2 minus 1 upon T2. Now if you will take the LCM, you will get log K2 over K1 is equal to EA 2.303 T1 T2, that is T2 minus T1. Okay bete, so you will be getting these values. This is the basically Arrhenius equation which will be used in the numerical part. Okay bete, so got the point. And if we will draw the graph for this equation, you will draw the graph between log K and
1 by t, you will get a slope that is again a -1, which is equal to EA over 2.303 k, and this is your intercept. Okay, this is log a. तो बेटे इस यूक्लिडियन थ्योरी में बेसिकली आपको ये याद रखना है, न्यूमेरिकल विल कम फ्रॉम दिस पोर्शन दैट इज log k2 by k1 EA divided by 2.303 t2 minus t1 t2, और this is the graph which is used in this particular reaction. ओके, अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर देंगे, हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा, इफ विल ऐड, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड को उतना ही इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की ही डिक्रीज होती है. अगर हम ग्राफ देखें तो हमने ऐसे बनाया है, और अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल दूं तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा. नीचे आने का मतलब ये है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लोअर हो जाएगी, मगर ये बैकवर्ड के लिए भी उतनी होगी जो जितनी फॉरवर्ड के लिए लोअर होगी. अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए इतनी है तो बैकवर्ड के लिए भी उतनी ही लोअर है. ठीक है, तो कैटालिस्ट जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन को दोनों की तरफ से बढ़ाता है, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, चाहे बेटे जी वो बैकवर्ड डायरेक्शन है. ओके, so the chapter is hence finished, and we will be start doing the numerical. That is the most important part of this chapter. अगर कुछ आता है तो न्यूमेरिकल आते हैं. अगर डेफिनेशंस में देखें तो टिपिकली क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, या व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज मॉलिकुलरिटी, they will be coming for 1-2 marks. ठीक है, how the rate of the reaction is dependent on temperature. ये सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं बेटे अगर आते हैं तो. अदरवाइज ग्राफिकल क्वेश्चंस आर मोर इन द एग्जाम्स, और न्यूमेरिकल वन आर द मोर इन द एग्जाम्स. ठीक है, सो वी विल प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल फ्रॉम टुमारो फ्रॉम काइनेटिक्स इटसेल्फ, and we will do from electrochemistry, as you have to give test on Monday. We have already done from the solution part and solid state. More of the practice will start with the Monday itself बेटे. ठीक है, तो हमने अब न्यूमेरिकल्स ही करने हैं. कम टू द क्लास, यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स और कैसे कैसे सॉल्व करने हैं. तो वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट वंस नाउ. एनी डाउट बेटे, एनी डाउट? You all are there?